स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जैक क्लास 9 का प्रथम सावधिक परीक्षा 2021-22 वालों के लिए है। यहाँ पर देखिए मॉडल प्रश्न पत्र, इसमें सेट 1 कराने वाले हैं। विषय है सामाजिक विज्ञान। समय है 1 घंटा 30 मिनट, मतलब 1.5 घंटे का रहेगा। और आपका टोटल मार्क्स रहेगा, टोटल पूर्णांक 40 नंबर का, ठीक है। और यहाँ पर देखिए आपका जो है ना कुल प्रश्न जो होगा वो 40 होगा और प्रत्येक प्रश्न आपका एक एक अंक का होगा, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं प्रश्न की ओर, आगे देखते हैं प्रश्न में क्या कहता है। इसमें पहला नंबर का प्रश्न कहता है 1815 ईस्वी में किस युद्ध में फ्रांस की हार हुई। पहला ऑप्शन देखिए वाटरलू, दूसरा ऑप्शन देखिए न्यू ऑरलिन्स, तीसरा ऑप्शन देखिए वेरडून और चौथा ऑप्शन देखिए हॉर्सशू बैंड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला वाटरलू, ठीक है। आप इसे अपना कॉपी पर नोट कर लीजिए। फिर देखिए आगे 2 नंबर का प्रश्न, इसमें कहता है क्रांति से पहले फ्रांसीसी समाज कितने वर्गों में विभाजित था। पहला ऑप्शन 2, दूसरा ऑप्शन 3, तीसरा ऑप्शन 4, चौथा ऑप्शन 5। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा 4। तो आप इसे अपना कॉपी पर नोट कर लीजिए। आगे है 3 नंबर का प्रश्न, इसमें कहता है चर्च के विशेष कार्य को करने वाले व्यक्तियों के समूह को क्या कहा जाता था। पहला ऑप्शन देखिए सामंत वर्ग, दूसरा ऑप्शन देखिए सर्वहारा वर्ग और तीसरा ऑप्शन देखिए पादरी वर्ग और चौथा ऑप्शन देखिए जदीदी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा पादरी वर्ग। चलिए अब आगे देखते हैं। आगे है 4 नंबर का प्रश्न, इसमें कहता है फ्रांस का संविधान किस वर्ष बना। पहला ऑप्शन देखिए 1771 ईस्वी, दूसरा ऑप्शन देखिए 1781 ईस्वी, तीसरा ऑप्शन देखिए 1791 ईस्वी और चौथा ऑप्शन देखिए 1801 ईस्वी को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा 1791 ईस्वी में फ्रांस का संविधान बना, ठीक है। आप इसे नोट कर लीजिए। फिर आगे देखिए 5 नंबर का प्रश्न। 5 नंबर का प्रश्न कहता है फ्रांस में 1793 से 1794 के मध्य के काल को किस नाम से जाना जाता है। पहला ऑप्शन देखिए आतंक का राज, दूसरा ऑप्शन देखिए निरंकुश राज और तीसरा ऑप्शन देखिए गणतांत्रिक राज्य और चौथा ऑप्शन देखिए तानाशाही राज्य। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला आतंक का राज कहा जाता था, ठीक है। आप इसे कॉपी पर नोट कर लीजिए। फिर आगे देखिए 6 नंबर का प्रश्न, इसमें कहता है 1917 से पूर्व रूस पर किसका शासन था। पहला ऑप्शन देखिए जार निकोलस प्रथम का, दूसरा ऑप्शन देखिए जार निकोलस द्वितीय का और तीसरा ऑप्शन देखिए जार निकोलस तृतीय का और चौथा ऑप्शन देखिए जार निकोलस चतुर्थ का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा जार निकोलस द्वितीय का। 1917 से पूर्व रूस पर जार निकोलस द्वितीय का शासक था। आगे है 7 नंबर का प्रश्न, इसमें कहता है रूसी सांसद का क्या नाम था। पहला ऑप्शन देखिए संसद भवन, दूसरा ऑप्शन देखिए कांग्रेस, तीसरा ऑप्शन देखिए पार्लियामेंट और चौथा ऑप्शन देखिए ड्यूमा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 ड्यूमा। आगे देखिए 8 नंबर का प्रश्न, इसमें कहता है बोल्शेविक पार्टी का नेता कौन था। पहला ऑप्शन देखिए लेनिन, दूसरा ऑप्शन देखिए केरेंस्की, तीसरा ऑप्शन देखिए जार निकोलस द्वितीय और चौथा ऑप्शन देखिए कार्ल मार्क्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला लेनिन, ठीक है। आप इसे अपना कॉपी पर नोट कर लीजिए। फिर देखिए आगे है 9 नंबर का प्रश्न, इसमें कहता है रूसी क्रांतिकारियों के मुख्य उद्देश्य क्या थे। इसमें देखिए 4 उद्देश्य दिया हुआ है। देखिए पहला उद्देश्य देखिए प्रथम विश्व युद्ध से रूस को हटाना, दूसरा उद्देश्य देखिए जमीन किसानों को देना और तीसरा उद्देश्य देखिए कारखानों पर मजदूरों का नियंत्रण और चौथा उद्देश्य देखिए गैर रूसी जातियों को समानता का दर्जा देना। पहला ऑप्शन देखिए 1 और 2, दूसरा ऑप्शन देखिए 2 और 3, तीसरा ऑप्शन देखिए 3 और 4 और चौथा ऑप्शन देखिए उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ उपयुक्त सभी, ठीक है। आप इसे नोट कर लीजिए अपने कॉपी पर। फिर देखिए आगे 10 नंबर का प्रश्न, इसमें कहता है खूनी रविवार के नाम से किस दिन को जाना जाता है। पहला ऑप्शन देखिए 1 जनवरी 1905 को, दूसरा ऑप्शन देखिए 9 जनवरी 1905 को, तीसरा ऑप्शन देखिए 15 जनवरी 1905 को और चौथा ऑप्शन देखिए 20 जनवरी 1905 को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा 9 जनवरी 1905 को। आप इसे याद रखिएगा, इसे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आगे देखिए फिर 11 नंबर का प्रश्न, इसमें कहता है भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। पहला ऑप्शन देखिए 4.2%, दूसरा ऑप्शन देखिए 2.4%, तीसरा ऑप्शन देखिए 2.2% और चौथा ऑप्शन देखिए 1.7%। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसे भी आप याद रखिएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा 2.4%। आगे है 12 नंबर का प्रश्न, इसमें कहता है भारत की मानक याम्योत्तर रेखा कौन सी रेखा है। पहला ऑप्शन देखिए 23.30 अंश उत्तरी अक्षांश, दूसरा ऑप्शन देखिए 23.30 अंश दक्षिणी अक्षांश, तीसरा ऑप्शन देखिए 82.30 अंश पूर्वी देशांतर और चौथा ऑप्शन देखिए इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा 82.30 अंश पूर्वी देशांतर। क्लियर है, आप इसे अपना कॉपी पर नोट कर लीजिए। फिर देखिए आगे है 13 नंबर का प्रश्न, इसमें कहता है कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है। पहला ऑप्शन देखिए गुजरात, दूसरा ऑप्शन देखिए मध्य प्रदेश, तीसरा ऑप्शन देखिए झारखंड और चौथा ऑप्शन देखिए ओडिशा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा ओडिशा से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है। ओके, आप इसे याद रखिएगा। चलिए आप बढ़ते हैं आगे।
आगे है 14 नंबर का प्रश्न, इसमें कहता है विश्व का सबसे ऊंचा शिखर माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है? पहला ऑप्शन भारत, दूसरा ऑप्शन चीन, तीसरा ऑप्शन नेपाल और चौथा ऑप्शन पाकिस्तान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, नेपाल। आगे है 15 नंबर का प्रश्न, इसमें कहता है एक स्थलीय भाग जो 3 ओर समुद्र से घिरा हो। पहला ऑप्शन द्वीप, दूसरा ऑप्शन तट, तीसरा ऑप्शन प्रायद्वीप और चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, प्रायद्वीप। ठीक है, आप इसे अपना कॉपी पर नोट कर लीजिए। फिर देखिए आगे 16 नंबर का प्रश्न, बाढ़ वाले मैदानों के नए तथा युवा निक्षेपों के किस नाम से जाना जाता है? पहला ऑप्शन भावर, दूसरा ऑप्शन भांगर, तीसरा ऑप्शन खादर और चौथा ऑप्शन तराई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, खादर। इसे आप अपना कॉपी पर नोट कर लीजिए। फिर देखिए आगे 17 नंबर का प्रश्न, गोवा के दक्षिण में स्थित पश्चिम तटीय पट्टी को किस नाम से जाना जाता है? पहला ऑप्शन देखिए कोरोमंडल, दूसरा ऑप्शन देखिए कन्नड़, तीसरा ऑप्शन देखिए कोंकण, चौथा ऑप्शन देखिए उत्तरी सरकार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, कोंकण के नाम से जाना जाता है। क्लियर है, आप इसे अपने कॉपी पर नोट कर लीजिए। फिर देखिए आगे 18 नंबर का प्रश्न, इसमें कहता है किस द्वीप का निर्माण प्रवाल भित्ति से हुआ है? पहला ऑप्शन देखिए लक्षद्वीप, दूसरा ऑप्शन देखिए अंडमान द्वीप, तीसरा ऑप्शन देखिए निकोबार द्वीप और चौथा ऑप्शन देखिए उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, लक्षद्वीप। चलिए आगे देखिए 19 नंबर का प्रश्न, विश्व की सबसे बड़ी अपवाह द्रोणी किस नदी का है? पहला ऑप्शन देखिए अमेजन, दूसरा ऑप्शन देखिए नील, तीसरा ऑप्शन देखिए सिंधु और चौथा ऑप्शन देखिए गंगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, अमेजन। ओके, आप इसे अपना कॉपी पर नोट कर लीजिए। फिर देखिए आगे 20 नंबर का प्रश्न, कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? पहला ऑप्शन देखिए गंगा, दूसरा ऑप्शन देखिए यमुना, तीसरा ऑप्शन देखिए नर्मदा और चौथा ऑप्शन देखिए गोदावरी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, नर्मदा। आप इसे अपना कॉपी पर नोट कर लीजिए। फिर देखिए आगे 21 नंबर का प्रश्न, इसमें कहता है पालमपुर गांव, यहाँ पर पालमपुर होगा, पालमपुर गांव की कितनी प्रतिशत जनसंख्या अपनी आजीविका के लिए कृषि पर आश्रित हैं? पहला ऑप्शन 25%, दूसरा ऑप्शन 35%, तीसरा ऑप्शन 75% और चौथा ऑप्शन 100%। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, 75%। ठीक है, फिर आगे देखिए आगे है 22 नंबर का प्रश्न, इसमें कहता है खरीफ फसल की अवधि क्या है? पहला ऑप्शन देखिए जून से अक्टूबर, दूसरा ऑप्शन देखिए नवंबर से अप्रैल और तीसरा ऑप्शन देखिए अप्रैल से अगस्त और चौथा ऑप्शन देखिए इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, जून से अक्टूबर खरीफ फसल की अवधि है। ठीक है, अब चलिए आगे देखते हैं 23 नंबर का प्रश्न, इसमें कहता है हरित क्रांति का संबंध है। पहला ऑप्शन देखिए ऑप्शन खाद्यान्न के उत्पादन से, दूसरा ऑप्शन देखिए तिलहन के उत्पादन से और तीसरा ऑप्शन देखिए दूध के उत्पादन से और चौथा ऑप्शन देखिए मत्स्य पालन से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, खाद्यान्न के उत्पादन से। आप इसे अपना कॉपी पर नोट कर लीजिए। फिर देखिए आगे 24 नंबर का प्रश्न, आगे 24 नंबर का प्रश्न, इसमें कहता है निम्न में से कौन कार्यशील पूंजी का उदाहरण है? पहला ऑप्शन देखिए औजार, दूसरा ऑप्शन देखिए भवन, तीसरा ऑप्शन देखिए नगद पैसा तथा कच्चा माल और चौथा ऑप्शन देखिए मशीन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, नगद पैसा तथा कच्चा माल। ये क्या है? कार्यशील पूंजी का उदाहरण है। क्लियर है, आप इसे अपना कॉपी पर नोट कर लीजिए। चलिए फिर आगे देखते हैं 25 नंबर का प्रश्न, इसमें कहता है निम्नलिखित में से कौन एक गैर कृषि क्रिया है? पहला ऑप्शन देखिए खेती की जुताई करना, दूसरा ऑप्शन देखिए सिंचाई करना, तीसरा ऑप्शन देखिए फसल की देखभाल करना और चौथा ऑप्शन देखिए खाद एवं बीज की बिक्री। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, खाद एवं बीज की बिक्री करना। ये क्या है? गैर कृषि क्रिया है। ठीक है, इसे आप याद रखिएगा, अपना कॉपी पर नोट कर लीजिए। फिर देखिए आगे 26 नंबर का प्रश्न, इसमें कहता है नीचे दिए गए कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। यहाँ पर कथन दिया हुआ है, पहला कथन देखिए, जब मानव संसाधन को शिक्षा तथा स्वास्थ्य के द्वारा विकसित किया जाता है तब इसे मानव पूंजी निर्माण कहते हैं। आगे देखिए कथन 2 में कहता है मानव पूंजी में निवेश भौतिक पूंजी की भांति ही प्रतिफल प्रदान करता है। अब पहला ऑप्शन देखिए केवल कथन 1 सही है, दूसरा ऑप्शन देखिए केवल कथन 2 सही है, तीसरा ऑप्शन देखिए कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है और चौथा ऑप्शन देखिए कथन 1 और 2 दोनों गलत है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है। ठीक है, इसे आप याद रखिएगा। फिर आगे देखिए, आगे है 27 नंबर का प्रश्न, इसमें कहता है किस प्रकार की जनसंख्या अर्थव्यवस्था की परिसंपत्ति है? पहला ऑप्शन देखिए शिक्षित एवं स्वस्थ जनसंख्या, दूसरा ऑप्शन देखिए शिक्षित एवं अस्वस्थ जनसंख्या और तीसरा ऑप्शन देखिए अशिक्षित एवं स्वस्थ जनसंख्या और चौथा ऑप्शन देखिए इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, शिक्षित एवं स्वास्थ्य जनसंख्या। आप इसे नोट कर लीजिए। फिर आगे देखिए 28 नंबर का प्रश्न, इसमें कहता है नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन बेरोजगारी को सही तरीके से परिभाषित करता है? पहला ऑप्शन देखिए जब प्रचलित मजदूर की दर से कम मजदूरी पर लोग काम करते हैं, दूसरा ऑप्शन देखिए जब प्रचलित मजदूरी की दर पर काम करने के इच्छुक व्यक्ति को रोजगार नहीं मिलता,
तीसरा ऑप्शन देखिए जब व्यक्ति को अपनी रुचि के मुताबिक काम नहीं मिलता, और चौथा ऑप्शन देखिए जब डिग्री धारक व्यक्ति को उसकी योग्यता के अनुरूप कार्य एवं वेतन नहीं मिलता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, जब प्रचलित मजदूरी की दर पर काम करने के इच्छुक व्यक्ति को रोजगार नहीं मिलता। आप इसे अपना कॉपी पर नोट कर लीजिए। आगे है 29 नंबर का प्रश्न। इसमें कहता है प्राथमिक शिक्षा में नामांकन के लिए कौन से कार्यक्रम चलाए गए हैं। पहला ऑप्शन देखिए सेतु पाठ्यक्रम, दूसरा ऑप्शन देखिए स्कूल लोटो शिविर, और तीसरा ऑप्शन देखिए क एवं ख दोनों, और चौथा ऑप्शन देखिए इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, क एवं ख दोनों, मतलब इसमें हो जाएगा सेतु पाठ्यक्रम और स्कूल लोटो शिविर। आगे है 30 नंबर का प्रश्न। इसमें कहता है मौसमी बेरोजगारी से क्या तात्पर्य है। पहला ऑप्शन देखिए जब उच्च डिग्री धारक को रोजगार नहीं मिलता है, दूसरा ऑप्शन देखिए जब किसी खास फसली मौसम में ही रोजगार मिलता है, तीसरा ऑप्शन देखिए जब वर्ष के कुछ महीनों में रोजगार प्राप्त नहीं होता है, और चौथा ऑप्शन देखिए जब वैकल्पिक रोजगार उपलब्ध नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, जब किसी खास फसली मौसम में ही रोजगार मिलता है। आप इसे याद रखिएगा, अपना कॉपी पर नोट कर लीजिए। फिर देखिए आगे 31 नंबर का प्रश्न। इसमें कहता है लोकतंत्र का शाब्दिक अर्थ क्या है। पहला ऑप्शन देखिए कानून का शासन, दूसरा ऑप्शन देखिए राजा का शासन, तीसरा ऑप्शन देखिए लोगों का शासन, और चौथा ऑप्शन देखिए कुछ विशेष लोगों का शासन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, लोगों का शासन। लोकतंत्र का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो लोगों का शासन। ठीक है, अपना कॉपी पर नोट कर लीजिए इसे। फिर आगे देखिए 32 नंबर का प्रश्न। इसमें कहता है इनमें से कौन लोकतंत्र की विशेषता नहीं है। पहला ऑप्शन देखिए स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनावी मुकाबला, दूसरा ऑप्शन देखिए एक ही राजनीतिक दल का शासन, तीसरा ऑप्शन देखिए एक व्यक्ति एक वोट एक मोल, और चौथा ऑप्शन देखिए कानून का राज और अधिकारों का आदर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, एक ही राजनीतिक दल का शासन। आप इसे अपना कॉपी पर नोट कर लीजिए। फिर देखिए आगे 33 नंबर का प्रश्न। इसमें कहता है इनमें से कौन सा कथन गलत है। यहाँ पर कथन दिया हुआ है, इसमें बताना है कौन सा कथन गलत है। लोकतंत्र शासन का एक ऐसा रूप है जिसमें शासकों का चुनाव लोग करते हैं। दूसरा ऑप्शन देखिए लोकतंत्र में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति लोगों द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के पास ही होनी चाहिए। ये लोकतंत्र शासन का एक रूप है जिसमें वंशानुगत शासन द्वारा शासन चलाया जाता है, और चौथा ऑप्शन देखिए लोकतंत्र शब्द की उत्पत्ति डेमोक्रेसी से हुई है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, लोकतंत्र शासन का एक रूप है जिसमें वंशानुगत शासक द्वारा शासन चलाया जाता है। ठीक है, आप इसे याद रखिएगा। फिर आगे देखिए 34 नंबर का प्रश्न। इसमें कहता है इनमें से कौन सा तर्क लोकतंत्र के पक्ष में अच्छा नहीं है। पहला ऑप्शन देखिए लोकतंत्र मतभेदों और टकरावों का संभालने का तरीका उपलब्ध कराता है। दूसरा ऑप्शन देखिए लोकतांत्रिक शासन पद्धति दूसरों से बेहतर है क्योंकि यह शासन का अधिक जवाबदेही वाला स्वरूप है, और तीसरा ऑप्शन देखिए लोकतंत्र बेहतर निर्णय लेने की संभावना बढ़ाता है, और चौथा ऑप्शन देखिए लोकतंत्र नागरिकों का सम्मान नहीं बढ़ाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, लोकतंत्र नागरिकों का सम्मान नहीं बढ़ाता है। इसे आप अपना कॉपी पर नोट कर लीजिए। फिर आगे देखिए 35 नंबर का प्रश्न। इसमें कहता है पाकिस्तान में जनरल परवेज मुशर्रफ ने कब सैनिक तख्ता पलट की अगुवाई की। पहला ऑप्शन देखिए 1992 ईस्वी, दूसरा ऑप्शन देखिए 1994 ईस्वी, तीसरा ऑप्शन देखिए 1996 ईस्वी, और चौथा ऑप्शन देखिए 1999 ईस्वी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, 1999 ईस्वी को। ठीक है, आप इसे अपना कॉपी पर नोट कर लीजिए। फिर देखिए आगे 36 नंबर का प्रश्न। इसमें कहता है दक्षिण अफ्रीका कब स्वतंत्र हुआ। पहला ऑप्शन देखिए 1991 ईस्वी, दूसरा ऑप्शन देखिए 1992 ईस्वी, तीसरा ऑप्शन देखिए 1993 ईस्वी, और चौथा ऑप्शन देखिए 1994 ईस्वी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, 1994 ईस्वी को दक्षिण अफ्रीका स्वतंत्र हुआ। ठीक है, आप इसे याद रखिएगा। फिर देखिए आगे, चलिए अब आगे देखते हैं 37 नंबर का प्रश्न। इसमें कहता है रंगभेद की नीति इनमें से किस देश में प्रचलित थी। पहला ऑप्शन देखिए श्रीलंका, दूसरा ऑप्शन देखिए दक्षिण अफ्रीका, और तीसरा ऑप्शन देखिए जिम्बाब्वे, और चौथा ऑप्शन देखिए चीन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद की नीति जो थी वो बहुत ही प्रचलित थी। चलिए फिर आगे देखते हैं 38 नंबर का प्रश्न। भारतीय संविधान सभा में सदस्यों की संख्या कितनी थी। पहला ऑप्शन 324, दूसरा ऑप्शन 250, तीसरा ऑप्शन 299, और चौथा ऑप्शन
385। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा 299। भारतीय संविधान सभा में सदस्यों की संख्या कितनी थी? 299। इसे आप याद रखिएगा। फिर आगे देखिए 39 नंबर का प्रश्न, इसमें कहता है लोकतांत्रिक संविधान में इनमें से कौन सा प्रावधान नहीं रहता? पहला ऑप्शन देखिए शासन प्रमुख के अधिकार, दूसरा ऑप्शन देखिए शासन प्रमुख का नाम, तीसरा ऑप्शन देखिए विधायिका के अधिकार और चौथा ऑप्शन देखिए देश का नाम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा शासन प्रमुख का नाम। ठीक है, इसे आप अपना कॉपी पर नोट कर लीजिए। फिर आगे देखिए, आगे है 40 नंबर का प्रश्न और इस सेट का ये लास्ट प्रश्न है। इसमें कहता है भारतीय संविधान सभा ने किस दिन अपना काम पूरा कर लिया? पहला ऑप्शन देखिए 26 नवंबर 1947, दूसरा ऑप्शन देखिए 26 नवंबर 1948, तीसरा ऑप्शन देखिए 26 नवंबर 1949 और चौथा ऑप्शन देखिए 26 नवंबर 1950। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 26 नवंबर 1949। इस दिन क्या हुआ? भारतीय संविधान सभा ने अपना काम पूरा कर लिया था। ठीक है, तो इस वीडियो में जैक क्लास 9 का एसएसटी सेट 1 कंप्लीट हुआ। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि जब भी मैं ऐसे नया वीडियो अपलोड करूंगा तो उस वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।